इस कहानी की शुरुआत में दो अनजान लोग जो किसी परदेशी शहर में मिले, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे पहले से ही एक दूसरे को जानते हों। दोनों एक ही इमारत में किराए पर रह रहे थे, लेकिन उनके काम की शिफ्ट अलग अलग होने की वजह से वे कभी आमने सामने नहीं आते थे। उनकी बातें सिर्फ कागज पर लिखे नोट्स के जरिए ही होती थीं। लेकिन आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब दोनों की मुलाकात हुई। डोंगफेंग को बांसुरी बजाने का शौक था, और जब उसने एक धुन छेड़ी तो युन को अपने बचपन के पियानो सीखने के दिन याद आ गए। डोंगफेंग ने उसे साथ में पियानो बजाने के लिए कहा, और धीरे धीरे युन की उंगलियां फिर से सुरों पर नाचने लगीं। उनकी धुनों में ऐसा तालमेल बैठा कि उनके बीच भी एक गहरा रिश्ता बनने लगा। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों बीजिंग से हैं और वहां रहते हुए अक्सर एक ही बस में सफर करते थे। शायद इसलिए पहली बार मिलने पर भी एक दूसरे को पहचाना सा महसूस कर रहे थे। फिर दोनों ने एक साथ जाकर व्हेल मछलियों को देखने का प्लान बनाया, लेकिन पार्किंग में उनका सामना एक बदतमीज आदमी से हो गया जिसने युन को धक्का दे दिया। डोंगफेंग ने बिना सोचे समझे उसका सामना किया, जिससे उसकी हाथ पर चोट लग गई। युन को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उस दिन वे व्हेल तो नहीं देख पाए, लेकिन युन को डोंगफेंग की हिम्मत और उसका ख्याल रखने वाली फितरत जरूर दिखी। घर लौटने के बाद युन ने टेबल पर एक छोटी सी चीज देखी। डोंगफेंग ने उसके लिए हाथों की देखभाल करने वाली क्रीम खरीदी थी। इस परदेसी दुनिया में किसी का इस तरह ध्यान रखना उसे बेहद खास महसूस हुआ। उस गर्मजोशी और परवाह ने युन के दिल में हलचल मचा दी। उसी रात वह डोंगफेंग के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये क्रीम मेरे हाथों पर लगा दोगे? डोंगफेंग भी उसके लिए कुछ अलग महसूस करने लगा था। और फिर अगली सुबह उसने अपने दिल की बात कह ही दी, मुझसे शादी करोगी? लेकिन युन मुस्कुराते हुए बोली, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करती, और न ही मैं किसी और की जिंदगी खराब करना चाहती हूं। डोंगफेंग यह सुनकर चौंक गया। उसे यकीन था कि युन का दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन उसने उसे मना नहीं किया। इसके बजाय युन उसे एक कैसीनो ले गई। उसने कहा, अगर मैं जीत गई तो तुमसे शादी कर लूंगी, और अगर हार गई तो हमेशा के लिए चली जाऊंगी। डोंगफेंग यह सुनकर परेशान हो गया। तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जुए के भरोसे क्यों छोड़ रही हो? युन मुस्कुराई। क्यों? तुम नहीं कहते थे कि मैं खुशकिस्मत हूं? तो आजमाते हैं। युन ने अपने सारे चिप्स एक गोल्ड फिश वाले नंबर पर लगा दिए। डोंगफेंग ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब पहिया रुका तो वे दोनों चौंक गए। युन जीत गई थी। सुई डोंगफेंग, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। इस अनजाने देश में उनका कोई अपना नहीं था, लेकिन उनके मकान मालिक लिन ताई ही उनके लिए एक परिवार जैसा था। उसी की मौजूदगी में उन्होंने शादी कर ली। कुछ जाम छलकाए गए, और उसी रात उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत कैसी होती है। लिन ताई को देखकर युन सोच में पड़ गई। उसने कहा, रास्ते में कोई हमेशा किसी को पीछे छोड़ जाता है। कितना दर्दनाक होता होगा उनके लिए। शादी के बाद डोंगफेंग ने अपने सपने को सच करने का सोचा, एक चीनी रेस्टोरेंट खोलने का। लेकिन ऑकलैंड में किराया बहुत ज्यादा था। तभी लिन ताई ने बताया कि उसके एक रिश्तेदार के पास दूसरे शहर में एक रेस्तरां है जिसे वह सस्ते में बेचना चाहता है। युन से सलाह करके उन्होंने फैसला किया कि वे उस शहर में जाकर अपना नया जीवन शुरू करेंगे। वह एक खूबसूरत सा कस्बा था जहां बर्फीली पहाड़ियां दूर से चमक रही थीं और चारों तरफ हरियाली फैली थी। युन को वह शांत माहौल बहुत पसंद आया। इसी दौरान उन्हें अपने रेस्टोरेंट के लिए स्टाफ की जरूरत थी, और तभी उनके पास एक लड़की आई, मेलिन। वह बेहद हंसमुख, मजेदार और बातें करने की शौकीन थी। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। उनका रेस्टोरेंट धीरे धीरे सफल होने लगा। मेहनत बहुत थी, लेकिन हर रात जब वे दिन भर की कमाई गिनते तो उन्हें लगता कि उनकी सारी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है। 3 साल बाद मेलिन ने अपने स्टूडेंट लोन चुका दिए और इंडिया जाने का फैसला किया। 7 महीने बाद वह वापस आई। एक टीचर के तौर पर काम करते हुए फिर से उनके रेस्टोरेंट में हाथ बंटाने लगी। फिर 2 साल बाद उसने पैसे बचाकर केन्या जाने का फैसला किया, जहां उसने जंगली जानवरों के प्रवास को देखा और कुछ समय तक बच्चों को पढ़ाया। 1 साल बाद जब वह लौटी तो उसने एक छोटी बच्ची को गोद लिया, जिसकी चमड़ी सांवली थी और जिसकी मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। मेलिन किसी उड़ते हुए परिंदे की तरह थी, आज यहां तो कल वहां। फिर एक दिन डोंगफेंग ने एक आवारा कुत्ते को अपना लिया। उसके आने से उनके घर में एक अलग ही खुशी भर गई। और तब डोंगफेंग ने युन के लिए एक खास तोहफा बनाया। उसके बेडरूम में उसने एक विशालकाय परी की मूर्ति तैयार की, क्योंकि बचपन से ही युन को परियां बेहद पसंद थीं। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अब फेंक को हमेशा वो दिन याद रहता है जब उसे मेलिन की चिट्ठी मिली थी। हर बार की तरह इस बार भी चिट्ठी के साथ दुनिया भर की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें थीं। मेलिन अब भी अपनी आजाद जिंदगी जी रहा था, हवा और बादलों की तरह। जहां मन किया वहां चला गया।
लेकिन फेंक और यून की जिंदगी अब भी वैसी ही थी। कोई खास बदलाव नहीं आया था। लेकिन इस बार फेंक के पास मेलिन के लिए एक खुशखबरी थी। यून गर्भवती थी। दोपहर के वक्त जब दोनों आराम कर रहे थे, अचानक बात छिड़ गई कि क्या उन्हें अब भी अपना रेस्तरां चलाते रहना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए। उसने कहा, कम से कम कुछ साल और कमा लेते हैं ताकि हमारे पास अच्छी खासी जमा पूंजी हो। पैसे से ही सुरक्षा मिलती है। लेकिन उसी रात उनका पालतू कुत्ता ब्रू अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। फेंक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत देखा, यून बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। फेंक उसे लेकर अस्पताल भागा। जब वो होश में आई तो फेंक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि बस थकान की वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन यून इस झूठ को समझ चुकी थी। उसने डॉक्टर की बात सुन ली थी। सच यह था कि उसके दिल में एक ट्यूमर था और सबसे बुरी बात, उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। डॉक्टर ने यह भी कहा कि भविष्य में दोबारा गर्भवती होना लगभग नामुमकिन होगा। यून का मन पूरी तरह से बदल गया था। उसने फेंक से फिर पूछा, तुमने कभी सोचा है कि हम इस जगह को छोड़कर कहीं और जाएं? लेकिन फेंक अब भी वहीं अटका था। उसने कहा, अब भी हमारे पास कमाने का वक्त है। जब तक हमारी दुकान अच्छा चल रही है, हमें पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए। फिर हम मेलिन की तरह दुनिया घूम सकते हैं। यून मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। उसने धीरे से कहा, मेरे लिए सुरक्षा किसी घर या बिजनेस से नहीं आती, वो सिर्फ तुम्हारे साथ होने में है। कुछ दिनों बाद ब्रू अचानक बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी अंतिम चरण में थी और अब कुछ नहीं किया जा सकता था। ब्रू उनके साथ सालों से था। वो उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। पूरी रात उन्होंने ब्रू के पास जाकर बिताई और अगली सुबह फेंक ने उसे आखिरी बार गले लगाया और डॉक्टर से उसे दर्द रहित मृत्यु देने को कहा। जब ब्रू को ले जाया जा रहा था, फेंक खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उन्होंने ब्रू को उस बड़े पेड़ के नीचे दफना दिया जहां वो हमेशा खेला करता था। इतने उतार चढ़ाव के बाद मेलिन ने उन्हें अपने पास बुलाया ताकि कुछ समय के लिए वे इस दुख से बाहर आ सकें। वहां उन्होंने बच्चों की हंसी सुनी, खूबसूरत नजारे देखे और आसमान में नाचती हुई उत्तरी रोशनी के नीचे अपनी दुआएं मांगी। लेकिन जब वे वापस लौटे तो किस्मत ने फिर से झटका दिया। एक रात फेंक को पुलिस स्टेशन से कॉल आया। उनका रेस्तरां जलकर राख हो चुका था। वजह थी बिजली के तारों का पुराना होना। फेंक और यून वहां पहुंचे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। फेंक घुटनों के बल बैठकर राख में हाथ फेरता रहा। उसके सपने, उसकी मेहनत, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने इस शहर को छोड़ने और वापस ऑकलैंड लौटने का फैसला कर लिया। जब वे अपना घर बेचने गए तो नए खरीदारों से मुलाकात हुई। वे दो युवा लड़के लड़कियां थे जो इस घर में एक नई शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे। फेंक और यून को उनमें अपना 15 साल पुराना अक्स दिखा। ऑकलैंड लौटकर फेंक ने पुलिस की परीक्षा पास कर ली और यून ने कहा कि जब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तब वे कुछ समय के लिए बीजिंग जाकर उसके माता पिता के साथ रहेंगे। लेकिन इसी दौरान एक और बुरी खबर आई। यून के दिल में जो ट्यूमर था वो अब बहुत बड़ा हो चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि अब ऑपरेशन करना बहुत जोखिम भरा होगा। वो दोनों एक दूसरे को दिलासा देते रहे, लेकिन उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। यून ने अपनी पुरानी यादों को दोहराया जब उसने पहली बार फेंक को एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हुए देखा था। तुमने फिर कभी बांसुरी क्यों नहीं बजाई? उसने पूछा। अब मैं फिर से सीखूंगा, फेंक ने वादा किया। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए बजाऊंगा। यून ने उससे कहा, अगर मैं ना रही तो हमारे घर के बाहर एक नीली कुर्सी रखना। जब तुम थको तो उस पर बैठ जाना। ऐसा लगेगा जैसे तुम मेरी बाहों में हो। लेकिन वो कभी नहीं जागी। वो हमेशा के लिए चली गई। फेंक ने उसकी आखिरी इच्छाएं पूरी करने का फैसला किया। उसने उसकी राख को उनके छोटे शहर में दफना दिया। फिर वह समंदर किनारे गया जहां यून हमेशा गोल्डफिश देखना चाहती थी। नाव में खड़ा होकर उसने उसकी राख को समुद्र की हवाओं के हवाले कर दिया। देखो, गोल्डफिश तुम्हें लेने आई है। आखिर में उसने उसकी एक हिस्से की राख यून के माता पिता को दी और बाकी राख को अपने पास रखा ताकि जब उसकी खुद की जिंदगी खत्म हो तो वे साथ रह सकें। इसके बाद फेंक फिर से उसी छोटे शहर लौटा। उसने एक और कुत्ता गोद लिया जो ब्रू जैसा ही था। अब उसके घर के बाहर एक नीली कुर्सी थी जिस पर वह बैठा करता था। हवा चली और उसने आंखें बंद कर लीं। क्या तुमने सुना? वो हवा नहीं थी, वो यून की आवाज थी। कुछ लोगों से मिलना ही जिंदगी की सारी खुशकिस्मती खर्च कर देता है। दोस्तों, इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।